औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट राना नासिर खान। प्लीज़ सलाम को फरमाइए। नाज़रीन कराम, अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले दुख भरी बल्कि दिल तोड़ने वाली न्यूज़ ये है कि हमारे बहुत से बेटे, हमारे बहुत से लगते जिगर जनाब पाकिस्तान के हालात से तंग आकर वो जनाब बड़े यूरोप की तरफ फिर वो कश्ती चली, और कश्ती चलते चलते वो जनाब लहरों की नज़र हो गई, और अननोन अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से पाकिस्तान के बेटे समंदर की बेरहम लहरों के नज़र हो गए। वो डूब गए। वो जो आंखों में ख्वाब सजाए हुए थे कि हम यूरोप में जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, हम अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की जो डोरियां उठाएंगे, अपने भाइयों के लिए कुछ कारोबार करेंगे, अपने माँ बाप को कुछ सूदगी देंगे, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान के ये नौजवान आंखों में ख्वाब सजाए हुए इस दुनिया से सुधार गए, और अल्लाह ताला के पास उनकी रूहें पहुंच गईं। और उसके बाद क्या होगा कि क़यामत वाले दिन हुक्मरानों के गिरबान होंगे। उसमें बेशक वो किसी भी इदारे से तल्लुक़ रखते हों, खा वो सियासतदान हो या वो उनका कोई भी रोल हो, वो इलेक्शन कमिश्नर हो, वो अदलिया के जज हों, या वो कोई भी हों, जिनके पास इस वक्त तक अनाने गवर्नमेंट है, वो यकीनन मुजरम होंगे। और अल्लाह के हजूर इन बेगुनाहों की जो रूहें हैं वो इनका गिरेबान पकड़ेंगी। वो इनसे पूछेंगी कि तुमने पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाया कि हम यहाँ से भागने के ऊपर मजबूर हो गए, हम यहाँ पे लुटने के ऊपर मजबूर हो गए, हम 40-40 लाख एजेंटों को देके बर्बाद हो गए, और पाकिस्तान का कानून उनकी कोई बेखरी करने वाला नहीं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो जो झूठे ख्वाब दिखाने वाले इन एजेंटों को पकड़े और इनको इबरत का निशान बता दे। नाज़रीन कराम, इस मौजू के ऊपर क्योंकि ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दिल तोड़ने वाला, दिल के, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला मौजू है, जिसमें पता नहीं कब से लोग इन लहरों की नज़रें होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं लोग, लेकिन उनको ना एजेंटों को कोई पकड़ने वाला है, ना उन पाकिस्तानियों के लिए कोई रोज़गार के दरवाजे खोलने वाला है पाकिस्तान में। तो उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी जा रहे हैं उनके लिए इज़्ज़त का सामान नहीं बन रहा, बल्कि उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अब जनाब हम बात करते हैं थोड़ा से दूसरे मौजू की तरफ, क्योंकि मैं असल में बात उसी के ऊपर करना चाहता था, लेकिन इन दुख भरी ख़बरों के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा। हो सकता है मेरी छोटी सी आवाज़ किसी हुक्मरान के कान में पहुँच जाए और वो इन एजेंटों का सतेबाब करे और इन नौजवानों को उन समंदर की बेरहम लहरों में डूबने से बचा ले। जनाब ट्रंप साहब ने सऊदी अरब को रिक्वेस्ट तो नहीं की, बल्कि यह समझे कि एक तरह की धमकी दी। वो उसको आप इस नज़र में ले लें कि जी वो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ उनकी बात हुई, उन्होंने उन्हें कहा जी कि आप 600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि मैं तो आपसे 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ। ये जो इतने ताकतवर मुल्कों के जो सरबराह होते हैं, जो जैसे अमेरिका के सरबराह ट्रंप साहब हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं करते। इनकी बात में एक एक वर्ड में एक धमकी होती है कि आप ऐसा कर, बल्कि वो हुक्म देते हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं करते, आप ऐसा कर गुजरें वरना फिर हम आपके साथ कुछ और करेंगे। जहाँ ट्रंप साहब ने उनके साथ बात करते हुए ये कहा कि हमें 1 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोगों का किरदार, आपकी वजह से यूक्रेन की जंग बंद नहीं हुई। अब इसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने, अगर आप उस वक्त तेल की कीमतें गिरा देते तो इस वक्त तक जो है वो यूक्रेन की जंग बंद हो चुकी होती, क्योंकि रशिया जो रूस दुनिया को तेल बेच रहा है उसके पास और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते, तो वो कहीं और से डॉलर इकट्ठे कर नहीं सकता था। अभी तक यूक्रेन की जो वो जंग चल रही है वो इसलिए चल रही है कि इसी जंग में रूस जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो धड़ल्ले से दुनिया को तेल बेच रहा है। बहरहाल जी, ये यूक्रेन की वॉर है, इसका तो लोगों के, क्योंकि ये ज़रा वेस्टर्न टाइप के लोग हैं,
اس لیے ان لوگوں کو بہت درد آتا ہے، بلکہ بہت سی تنظیمیں جناب دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جو ان کے لیے چندے اکٹھے کرتی ہیں، وہ ان کے لیے جناب کھانا پہنچاتی ہیں، بلکہ بہت سے وہ تو ان کو کزنز مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کو غزہ کے لوگ کہا جاتا ہے، ان کے گھر برباد ہو چکے ہیں، ان کی گلیاں برباد ہو چکی ہیں، ان کے پاس کوئی سکول نہیں رہے، بلکہ وہاں پہ یہ کہنا چاہیے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے صبر کو وہاں تک یقین کریں، یہ تو بات کہتے ہوئے کوئی میں خوش نہیں ہوں کہ اللہ نے ان کا صبر دیکھ لیا کہ وہ لوگ اتنے صابرین نکلے کہ ان کے سروں کے اوپر تیارے منڈلاتے تھے، بمباری کرتے تھے، وہ ان کے بچوں کو مارتے تھے، وہ ان کی مسجدوں کو توڑتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ شخص پھر بھی سجدہ شکر ادا بجا لاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں سوائے اللہ کے ہماری کوئی امداد کرنے والا نہیں رہا۔ یہ ہے جناب فرق یوکرین کی جنگ میں اور غزہ کی جنگ میں۔ غزہ بے شک یوکرین کے لوگ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن آپ یہ فرق دیکھ لیں کہ یوکرین کے لیے پوری دنیا بول رہی ہے اور غزہ کے لیے ایسا کیس بنا دیا گیا ہے کہ غزہ کے لیے کوئی بات نہیں اٹھا رہا۔ لیکن مظلوم ہوتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، یا وہ ہمارے کلر کا ہو، یا وہ کسی اور کے نسل کا ہو، مظلوم صرف مظلوم ہوتا ہے۔ آپ کو جب کسی مظلوم کی امداد کرنی ہے تو یہ سوچ کے کرنی ہے کہ جناب بغیر نسل، بغیر مذہب اس کو دیکھے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے، صرف اس کی امداد کرنی ہے، خواہ وہ یوکرین میں ہو، وہ برما میں ہو، یا وہ غزہ میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب لوگوں نے کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ کشمیر میں انڈیا نے اوپر تلے ہمارے دوست نما دشمنوں سے اتنی انویسٹمنٹ کرا لی ہے، اتنا میڈیا کو مینج کر لیا ہے کہ اب، اور اوپر سے جو ہمارے پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے جو کشمیری لوگ ہر وقت پاکستان کے ساتھ ملنے کی باتیں کرتے تھے، اب ان کے مائنڈ کیا ہیں، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں رہی۔ یہ صرف ہم نے ابھی تک اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا، لیکن اگر آپ کے ملک کے حالات ایسے رہیں گے تو کیا واقعی جناب انڈیا نے اپنا کھیل پورے آف کورس ایشیا میں کھیلا ہوا ہے، لیکن اس وقت انڈیا بہت خاموش ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے، وہ چائنا ہے۔ چائنا صرف اس کو ہر میدان میں مات نہیں دے رہا، بلکہ چائنا جو ہے اس کو رگید رہا ہے، کہاں کہ کبھی بزنس میں، کبھی اس کی پالیسیز کے آگے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ابھی چائنا نے جب اس کی 2 کانٹریز کو جناب اس نے اپنا حصہ بنایا، تو اس وقت تک یہ سمجھیں کہ انڈیا کی زبان جو ہے وہ دانتوں تلے آ گئی، لیکن انڈیا کچھ کر نہیں سکا، بلکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ انڈیا جب آگے بڑھنے کی سوچتا ہے تو اس کے جو فرسودہ قوانین ہیں، اس کے جو کلچرل شوقس ہیں وہ بہت سے ہیں، اس کے جو مذہب پرابلمس ہیں، تو اس کے ملک میں اتنی جو قومیں رہتی ہیں ان کے جو پرابلمس ہیں اس کے آڑے آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ جناب دوسرے ملکوں کی طرح، ہمارے مین سٹریم پاکستان میڈیا کی طرح ان لوگوں کو جھوٹی سچی خبریں سناتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب لوگ ان کے اوپر وہ لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس بات کے اوپر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس بات کو ہم سچ جانیں اور کس کو ہم سچ نہ جانیں۔ لیکن بلاؤ جس نے یہ سوشل میڈیا آزاد کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں اب کوئی گورنمنٹ، کوئی قوم یا کوئی ادارہ اپنے جھوٹ کو زیادہ تر آپ لوگوں کے آگے نہیں لا سکتا، اس کا بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اب ہر بندہ جو انفارمیشن کے پاس ساتھ ہے، اور ہر بندے میں یہ اب ٹیلنٹ آ چکا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی بات کو اپنے ڈھنگ سے کرنا جانتا ہے، اس کو کوئی گورنمنٹ نہیں روک سکتی۔ انڈیا میں انہوں نے ٹاڈا بنایا ہوا ہے، ٹاڈا ایک قانون ہے جو منہ بند کرنے کا قانون ہے۔ پاکستان میں انہوں نے پیکا لے آئے ہیں، یہ بھی ٹاڈا کا ہی بھائی ہے۔ بہرحال جی، چائنا نے اس وقت تک انڈیا کو ناکو چانے چبوائے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ابھی چائنا نے بھوٹان کو آفر کی ہے، پھر دوسری طرف اس نے نیپال کو کہا ہے کہ وہ ابھی ایک ٹنل بن رہی ہے، ایک سرنگ بن رہی ہے جو انڈر گراؤنڈ ہوگی، اور وہ نیپال کو چائنا کے ساتھ جوڑ دے گی۔ وہ ایک دفعہ نیپال کا اور چائنا کا
रेलवे का जो प्लान जो अभी पाइपलाइन में है वो जनाब मुकम्मल हो गया तो यकीन करें इंडिया एक अपना एक और साथी खो देगा जिसको लोग नेपाल के नाम से जानते हैं। और शायद दुनिया में नेपाल एक वाहद दुनिया में मुल्क है जो एक प्योर हिंदू मुल्क है और उसकी पॉलिसीज़ आप देखें कितनी अच्छी हैं कि वो किसी के साथ कोई उसकी दुश्मनी नहीं है बल्कि वो हर एक के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत का प्रचार करता है। और वो ये जानता है कि जो हिंदू मत की जो तालीमात हैं वो यकीनन लोगों से प्यार मोहब्बत करने की हैं, ना कि लोगों को दुख तकलीफ देने के लिए, लोगों के टेररिज्म, लोगों के घरों में बम फोड़ने में की नहीं है। अब चाइना ने जनाब नेक्स्ट स्टेप उठाते हुए भूटान को राज़ी किया है कि आप दुनिया का दूसरा स्विट्ज़रलैंड हो, लेकिन आपने क्योंकि अपने हाथ काट के आपने बहुत से ऐसे मुआहदात कर लिए इंडिया के साथ कि वो मुआहदा की वजह से आपके मुल्क में ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना आपके मुल्क में टूरिस्ट आते हैं, बल्कि ऐसी पॉलिसीज अख्तियार की गई हैं कि जिसको टैक्स फ्री कंट्री होना चाहिए उस कंट्री में इतने टैक्स लगा दिए गए हैं कि टूरिस्ट वहाँ से आने से भागता है। वहाँ पे फ़्लाइट लेने के लिए आपको पोस्ट टैक्स देने पड़ते हैं। आप दूसरी तरफ मालदीव को देखें, चाइना ने जैसे ही मालदीव की तरफ थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट का रुख किया तो समझे कि मालदीव अभी उसका बूम हो गया, उसका टूरिज़्म, और वो इतना हाई हो गया है कि शायद वो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा पैसे कमा रहा है एशिया में, उसकी जीडीपी हाई हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और खेल खेला जा रहा है, वो है जनाब बांग्लादेश का। बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसको इंडिया ने जैसे ही पाकिस्तान से अपनी साजिशों से, कॉन्स्पिरेसी से, बहुत सी आलमी ताकतों के गठजोड़ से तोड़ के उसको अपने मुकम्मल हाथ में रखने के लिए इंदिरा गांधी ने यहाँ तक कहा कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि कौम के बेटे अभी ज़िंदा हैं, और वक्त ने साबित किया कि इंडिया का कोई भी प्रॉस्पेक्ट हो, लेकिन बांग्लादेशी लोगों ने कभी भी उसी अपना लीडरशिप के लिए जैसे उसका बड़ा नहीं माना। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 53 साल के बाद 17 साल जो तकरीबन हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही, उसके जुल्म सितम के बावजूद बांग्लादेश इंडिया के हाथ से ऐसे निकला जैसे किसी के हाथ से साबुन जो है वो फिसल जाता है। बेशक इसमें बहुत बड़ी जो कुर्बानियाँ हैं वो जनाब स्टूडेंट्स ने दी, और अननोन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट को शहीद किया गया, और लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते चले गए, और हसीना वाजिद को दोपहर का लंच किए बगैर वहाँ से भागना पड़ा, और अभी वो इंडिया में हैं तो अभी उनके वापस आने के चांस नदारद, लेकिन लास्ट शायद वो ट्राई करेंगी क्योंकि इंडिया की जो इस वक्त इंडिया की एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर जाल बिछाना शुरू कर दिया है। लेकिन अफसोस कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो करता दाता हैं वो सब जो है वो इस वक्त जो है वो ये अपनी पॉलिसीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इंडिया के दोबारा वहाँ पे पहुँच जाएं। इसलिए डॉक्टर यूनुस ने सबसे पहले चाइना, पाकिस्तान से और दुनिया से रिक्वेस्ट की कि हमें इस जंगल से बचाइए, हमारी जान छुड़ाइए, हम एक आज़ाद मुल्क के तौर के ऊपर रहना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बांग्लादेशी भी कुछ कर सकते हैं। चलें, गुड लक फॉर बांग्लादेश के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने अभी वहाँ पे ट्रेड के में कुछ एफर्ट्स किए हैं, और पाकिस्तान के कुछ जो शिप्स हैं उनको चटागांग में लंगर अंदाज होते हुए देखा गया है। तो इसी तरह बांग्लादेश को क्योंकि डिफेंस के लिए बहुत से वेपन्स की ज़रूरत है तो पाकिस्तान ने वो भी हामी भरी है, और प्लस जो JF-17 जो पाकिस्तान का बहुत आजमूदा किस्म का एक फाइटर प्लेन है, उसके लिए भी कुछ वादे किए गए हैं। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन इंडिया की बदकिस्मती कि वो उसने अभी तक अपने आप को नहीं बदला। वो अभी तक अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों को वही बांसुरी के ऊपर गाना सुना रहा है, वही बीन बजा रहा है कि आप लोगों की सबसे मोतबर हो, आप लोगों की आबादी बहुत है। लेकिन इस आबादी को उसी वक्त इसका फ़ायदा हो सकता है जब उसको चाइना की तरह काम के ऊपर लाया जाए, वरना ये आबादी किसी काम की नहीं है। क्योंकि 80% लोग इंडिया में उनको गवर्नमेंट राशन देती है और इसी के ऊपर वो गुजारा करते हैं। आप लोग सोचें कि जिस मुल्क की 80% आबादी जो है वो राशन के ऊपर ज़िंदा हो, जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा हो हर महीने,
तो वो दुनिया में कैसी तरक्की लाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़े मैसिव इनकलाब की ज़रूरत है। ये है जनाब इंडिया की स्टोरी। लेकिन मैं एक बात को यकीनी तौर के ऊपर करने से ग्रेज नहीं करूँगा, वो ये कि जनाब मुस्लिम ममालिक के 58 जो टॉप स्कॉलर्स हैं, उन्होंने तालिबान के जो अमीर हैं उनकी पॉलिसियों को रद्द कर दिया है, उनको अन-इस्लामिक करार दे दिया है कि आप ये जो दूसरे मुल्कों में उंगली करने के चक्कर में हो, ये अब वो दौर नहीं रहा। आपको ये साजिशें बंद करनी होंगी, आपको अपनी बच्चियों को तालीम देनी होगी। बल्कि कल जब मैं इस न्यूज़ को देख रहा था तो मैं बहुत हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान में बहुत से जो अफ़गान स्टूडेंट जिनमें बच्चियां और बच्चे शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत से अफ़गानिस्तान के लिए प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, तो जनाब उस वक़्त मैं हैरान रह गया कि मैंने देखा कि वो टैलेंट में किसी से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ वही बात है कि जब आपको कोई अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जाता है तो दुनिया का कोई स्टूडेंट भी वो टॉप में आ सकता है। उसके लिए किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, किसी नेशनलिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी अफ्रीकन बच्चे को टॉप का माहौल फ्राहम किया जाए तो वो भी दुनिया के टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आ सकता है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की बच्चियाँ और बच्चे, उनको आप ज़ेवर तलीम से यकीनी तौर के ऊपर उनको रोशनास कराएँ, क्योंकि इसी में कुरान ने सबसे पहले हमें ये फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, हमें फरमाया गया इल्म हासिल करो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है। लेकिन आप कैसे लोग हो कि आपने इस बात को छोड़ के, जो कुरान बता रहा है आपको, जो हदीस बता रही है, जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि एक इल्म वाला इंसान और एक कम इल्म इंसान बराबर नहीं हो सकते, आप कौन सी पॉलिसियों की बात करते हो? आपने वो यकीनन वही पाकिस्तान वाला जो खेल खेला हुआ है कि जब जितने अनपढ़ लोग होंगे वो आपके सिपाही होंगे, जितने अनपढ़ लोग होंगे वो आपके पीछे चलने वाले होंगे। ये खेल अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने सब के लिए सोर्स ऑफ इनकम दिए हैं, अल्लाह ने सब के लिए रास्ते खोले हैं, अल्लाह ने सब इंसान बराबर बनाए हैं। तो आप लोग ये खेल बंद करो। अफ़गानिस्तान हो खा वो पाकिस्तान हो, आप लोगों को ये चाहिए किसी सूरत में भी इस बात के से पीछे ना हटें, अपने बच्चों को आला तालीम दें। बल्कि मैं अगर इस मौजू को इधर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत वसी मौजू है, इसके ऊपर मैं किसी और टाइम के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि आप लोग कभी कभी जब व्लॉग देखते हो तो आप लोग जो है बोर हो जाते हो। तो बहरहाल अपने इस भाई के चैनल को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें, और यकीनी तौर के ऊपर मैं आपसे से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी उम्मीद, रोशनी और अंडर बर्फ जासूलों के मुताबिक बात मिलेगी, क्योंकि मैंने यही सीखा है कि जब तक हम जिंदा हैं हम हक़ के लिए, खा वो हक़ किसी भी शक्ल में हो, आवाज़ उठाते रहेंगे। हम दबेंगे नहीं, हम खामोश नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये खामोशी यकीनी तौर के ऊपर, ये आपको वो खामोशी है वो आपको जहन्नम की तरफ ले जा सकती है। हमने हज़रत हुसैन से ये सीखा है, बेशक अब तादाद में कम है लेकिन आपने आगे बढ़ना है, आपने हक़ का झंडा उठाए रखना है। आप बेशक पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप हैं, आपको हक़ के लिए खड़ा होना होगा, वरना फसायत, वरना जुल्म के जो देवता हैं वो आपको दबा देंगे, वो आपके बच्चों को कोई रोजी रोटी नहीं लेने देंगे, वो आपके लिए रास्ते बंद कर देंगे, आप लोगों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं होंगे। प्यारे देखने वालों, प्यारे सुनने वालों, मेरा ये मैसेज रिगार्डलेस कि आप किस मुल्क से तलक रखते हो, सब के लिए है, क्योंकि मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे और हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इंग्लिश में हम कहते हैं कि आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड विद दिस टू हैंड्स, बट व्हाट आई कैन डू द बेस्ट, आई कैन चेंज माई सेल्फ। तो आप ये याद रखें, कोई हुक्मरान, कोई आपका कोई डिक्टेटर, कोई दुनिया का मुल्क आपको चेंज नहीं कर सकता। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने घर के हालात, अपने मोहल्ले के हालात, अपने शहर के हालात, तो आपको खुद खड़ा होना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसी में से आपकी फलाह है। आप शहरों को छोड़ें, आप मोहल्लों को छोड़ें, आप सिर्फ अपने घर में एक इंतज़ाम कर रहे हैं, वो है सफाई का इंतज़ाम, क्योंकि उसमें कोई पैसे नहीं लगते, उसमें किसी का कुछ सरमाया नहीं लगता। आप बेशक अफ़गानिस्तान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं,
आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर में सफाई रख सकते हैं। और जब अपने घर में आप सफाई रखेंगे तो यकीनन आप बाहर भी सफाई रखना सकेंगे, फिर आपका मोहल्ला भी साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये मैसेज हमारे उलमा कराम को हमें देना चाहिए कि अपने घर को साफ रखना सीखें, क्योंकि किसी ना किसी तौर के ऊपर, बेशक आप इंडिया में हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आपका कोई मज़हब है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सफाई बहुत ज़रूरी है, और सफाई रखना जब आपने सीख लिया तो आपके 70% मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, बहुत से मुल्कों में जाने के बाद मैंने ये देखा, कुछ मुल्क बेशक वो मुस्लिम मुल्क हैं लेकिन वो गार्बेज की तरह हैं, उन्होंने उसमें इतनी गंदगी है कि हम उनके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हर बंदा नमाज भी पढ़ता है, मंदिर में भी जाता होगा, गुरुद्वारा में भी जाता होगा, लेकिन उसको इतनी एजुकेशन नहीं है कि सबसे पहले सफाई है। आप कोरियंस को देख रहे हैं, आप मलेशियंस को देख रहे हैं, आप इंडोनेशियंस को देख रहे हैं, उन्होंने आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, यूरोप को देख रहे हैं। अगर वहाँ पे क्या है, लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे सैर के लिए? सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे लोग नेचर से प्यार करते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं हर उस चीज़ से जो खुदा ने उनके लिए बनाई है, वो उसको तोड़ते नहीं हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं करते। लेकिन एशिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग खाते हैं तो जनाब उधर ही फेंक देते हैं, जो लोग अगर पीते हैं तो उधर ही गिलास को फेंक देते हैं, बेशक वो हमारे पार्क हों, हमारे बस स्टॉप हों, हमारी मस्जिदें हों, हमारे मंदिर हों, हमारे गुरुद्वारा सी हों, जो भी हो, लेकिन सब में अभी तक सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं होता। बहरहाल मेरी इन बातों को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये व्लॉग मैं अपने लिए नहीं करता, ये मैं व्लॉग अपने सब भाई बहनों के लिए करता हूँ, और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो भी बात आपको अच्छी लगे प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, मैं आपके लिए और आगे बढ़ूँगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ, गॉड विल, मैं आपके साथ हूँगा, क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है मैंने ये बेड़ा उठाया है आगे बढ़ने का, हक सच के लिए बोलने का। मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप हूँ। जो आप हैं वो मैं हूँ। बस इसी के ऊपर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान को इजाज़त दीजिए।